Hello friends, this is the ninth part of the chapter volumetric analysis. In this video, we are discussing the back titration and the double titration. Hello and welcome my friends. Let me give you my brief introduction. मेरा नाम विक्रांत कुमार है. आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट. मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से की. IIT JEE की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माई ऑल इंडिया रैंक इन IIT JEE वॉज 869. As you know, this is the ninth part of the chapter volumetric analysis. Previous two lecture हम लोगों ने क्या देखा? We were dealing with different type of titrations in that process. In the seventh part of this chapter volumetric analysis, we had covered simple titration including informations about some important compounds like KMnO4, K2Cr2O7, Na2H2O3, H2O2, ओलियम की बात की थी हम लोगों ने. तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे कंपाउंड्स कवर किए थे, उनके इन्फॉर्मेशंस देखे थे जो which we are supposed to know. Now that was the seventh part. In the eighth part हम लोगों ने दो पर्टिकुलर टाइप के टाइट्रेशंस कवर किए थे रिलेटेड टू आयोडीन एंड उनका नाम था आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. So definitely, as I have told you that this is the last lecture of the chapter volumetric analysis. तो यहाँ पर बचे हुए दो टाइप के टाइट्रेशन जो हैं बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन हम लोग कवर करने वाले हैं. So in this lecture we are going to cover these two titrations which will end this chapter, but definitely in future I'll be adding some problems, important and good questions related to this chapter volumetric analysis also. So theoretical discussion and during theoretical discussion जो हम लोग numerical question solve करते हैं that process is going to end today. So let's move to the start of the chapter. So we'll start with the back titration and then we'll move to the double titration. So let's start the back titration. In back titration what we are going to see, basically there are two purposes, important purposes of back titration. क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है या फिर उसका एक सॉल्यूशन है जिसको टाइट्रेट करवा रहे हैं आप किसी एक रिएजेंट से, देन यू आर एडिंग सम एक्सेस ऑफ रिएजेंट, देन कितना एक्स्ट्रा ऐड किया था वो अमाउंट पता करना ही पर्पस है बैक टाइट्रेशन का. दैट इज द मेन पर्पस. नाउ ऐसा करते हुए आप दो इनडायरेक्ट पर्पसेस फुलफिल कर रहे होते हैं. What indirect purposes are there? To find out the composition of a mixture of compounds or to find out percentage purity of a sample of given compound. मान लीजिए कोई एक कंपाउंड दे दिया और बोला कि दिस इज हैविंग सम इम्प्योरिटी ऑल्सो, और उसमें कोई एक रिएजेंट ऐड करते हैं इन एक्सेस, तो बचे हुए रिएजेंट का एस्टिमेशन जो है हम लोग वो पता करते हैं बाय बैक टाइट्रेशन. दैट्स वन पार्ट. और अदरवाइज यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स इन अ सैंपल and then we are again treating that sample with some reagent which will be in excess again. Then the extra part, the excess part can be calculated by doing some other titration in which we'll be adding the suitable reagent which will be the third reagent, second reagent actually. So उसको add करके हम लोग फिर से पता कर सकते हैं कि what was the amount of that extra reagent added to the initial sample. सो ये दोनों चीज़ें इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा. सो क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें दो तरह के केसेस मिलने वाले हैं जो कि पर्पस नंबर 2 में दिख रहा है कि यू कैन हैव अ सैंपल ऑफ सिंगल कंपाउंड विद सम इनर्ट इम्प्योरिटी. इनर्ट इम्प्योरिटी का मतलब है दैट इम्प्योरिटी इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी ऑफ द रिएजेंट एडेड. दैट्स फर्स्ट थिंग. और अदरवाइज यू कैन हैव अ केस लाइक दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है और उसको किसी एक थर्ड कंपाउंड से, थर्ड रिएजेंट से हम लोग टाइट्रेट करवा रहे हैं, एक्सेस रिएजेंट ले रहे हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा रिएजेंट है दैट इज गोइंग टू बी टाइट्रेटेड विद अनदर रिएजेंट. सो ये पूरी कहानी इसमें चलने वाली है. तो दो केसेज हैं, दोनों केसेस को देखते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे ऑब्वियसली हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखने वाले ही हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. वो कैसी पॉसिबिलिटी रहेगी, आपके सामने एक कंपाउंड रहेगा, उसका एक सैंपल रहेगा, इट कैन हैव सम इम्प्योरिटी, इट कैन नॉट हैव सम इम्प्योरिटी. तो दोनों टाइप के केसेस यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ कि अ कंपाउंड हैविंग सम इम्प्योरिटी और हैविंग नो इम्प्योरिटी एट ऑल. उसमें एक रिएजेंट बी, मान लीजिए उस कंपाउंड को मैंने ए बोला, इन दिस वी आर एडिंग अ रिएजेंट बी इन एक्सेस. सो बी का कुछ पार्ट तो ए को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा बिकॉज बी इज इन एक्सेस, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बी बच गया along with the products from the first step reaction, that extra amount of B will be titrated by another reagent C and the products will be formed in the second step. So इस पूरी कहानी को डील करना कैसे है न्यूमेरिकली ये समझते हैं आज हम लोग.
सो सबसे पहली बात ये समझ में आ रही है कि बी का जो कि एक्सेस में था इनिशियली, उसका कुछ पार्ट फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है और बचा हुआ पार्ट सेकेंड स्टेप रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है. सो बी का टोटल कंजम्पशन जो है दैट इज द बी का एक्चुअल इनिशियल अमाउंट. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से फॉर द फर्स्ट स्टेप ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए कंज्यूम्ड or gram equivalents of A available, which is completely consumed because B is in excess. So gram equivalents of A available will be equal to gram equivalents of B consumed in the first step. And similarly for second step we can say gram equivalents of extra B, extra after the first reaction, first step reaction, will be equal to the gram equivalents of C consumed there. So ये दो स्टेप में तो लिख सकते हैं, क्या एक कॉमन स्टेप हो सकता है उसको भी देखते हैं. So now what we are writing for the first step, we can write gram equivalents of A will be equal to gram equivalents of B consumed in first step. इसको मैं first step लिख रहा हूं. And then for second step we can write gram equivalents of B consumed in second step will be equal to gram equivalents of C required in the second step. इन दोनों का अलग से कोई यूनिक स्टेप्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज ए इज नोन टू हैव द फर्स्ट स्टेप पार्टिसिपेशन ओनली, सी इज पार्टिसिपेटिंग ओनली इन द सेकंड स्टेप. सो ये दोनों मैंने अलग से यहाँ फर्स्ट या सेकंड नहीं लिखा है, बट बी के दो टाइप के कंजम्पशन है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ. अच्छा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स का समेशन डायरेक्टली ले सकते हैं? इट विल हैव सम कंडीशन. व्हाट विल बी द कंडीशन? If B is having different n factors in the two steps, then you cannot add these two to get the total gram equivalent of B, क्योंकि ये कहानियां बदल जाएंगी, दोनों जगह n factor बराबर नहीं है. Then you can work in terms of moles directly. But most of the case में back titration में क्या होता है कि B मान लीजिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है. बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, या यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा, या फिर अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो हो सकता है यहाँ पे एक जगह वो एसिड का काम कर रहा और दूसरी जगह हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा हो. ये भी हो सकता है. H2C2O4 वगैरह देखा है हम लोगों ने, जिसका काम रिडॉक्स में भी आ सकता है, एसिड बेस रिएक्शन में भी आ सकता है. तो इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर अलर्ट रहना है. बट मोस्ट ऑफ द केस में यू विल बी गेटिंग द केस दैट B will have same n factor in both the reactions. So I am writing that condition. If and only if B has same n factor in both steps, then we can directly write gram equivalents of A plus gram equivalents of C equals gram equivalents of B. That's the simple thing. We can write that. So most of the case में आपको यही मिलेगा. तो मान लीजिए A और C पता चल गया और B मिल गया, या B और C दिया हुआ है, तो A कितना वो निकाल सकते हैं. तो A के ग्राम इक्विवेलेंट से निकलने पर उसके मोल्स निकल सकते हैं बाय यूजिंग द n फैक्टर, एंड उसके मोल्स निकल गए तो उसका मास निकल गया. इनिशियल मास दिया हुआ तो परसेंटेज प्योरिटी या इम्प्योरिटी निकाली जा सकती है. क्वेश्चन के थ्रू भी इसको देखेंगे हम लोग, बट इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए. इनफैक्ट पहले आप ये बैक टाइट पर्पस वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा, देन यू कैन note it down that also. So pause the video and note this purpose wala part. And now when you have noted it down, then write down this first case. Then we'll be discussing obviously the second case. So this was the first case. Second case देखते क्या है. सेकेंड केस जैसा मैंने बताया था आपको, यू कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विदाउट एनी इम्प्योरिटी, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, आपके पास इक्वेशन उतने नहीं रहेंगे. सो दैट्स वाई जब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कहा जाता है तो जनरली इम्प्योरिटी नहीं दी जाती है. अगर देगा तो उनको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑल्सो. सो यहाँ पे यू आर हैविंग जस्ट A and A डैश, बोथ आर देम गोइंग टू रिएक्ट विद B
बट B इज इन एक्सेस, सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ B विल बी अगेन रिएक्टिंग विद C. तो पिछली बार से इस बार क्या बदल गया कि A की जगह अब A और A' दोनों आ गया. सो वी कैन राइट दिस टाइम कि फर्स्ट स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप वी कैन राइट gram equivalents of A plus gram equivalents of A dash will be equal to gram equivalents of B consumed in first step. And similarly, in second step, we can write gram equivalents of B in the second step will be equal to gram equivalents of C. Now again, if you are having a common n factor of B in both the steps, then you can directly write gram equivalents of B first step plus gram equivalent of B in second step will be giving you total gram equivalents of B, and that's why we can write if and again only if. हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार कि n फैक्टर कहीं बदल तो नहीं रहा है इसका. That you need to take care. So if and only if B has same n factor in both steps, then what we can write? Gram equivalents of A plus gram equivalents of A dash plus gram equivalents of C will be equal to gram equivalents of B. Again, gram equivalents तक पहुंचने के क्या तरीके हैं? We know that if you are having molarity, तो molarity into volume in liter into n factor will give you gram equivalents. If you are having moles, moles into n factor will give you gram equivalents. If you are having total mass divided by molecular weight will give you moles and into n factor will give you gram equivalents. तो इस तरीके से वेरियस तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं. इफ नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट यू नीड टू टेक केयर. यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, नॉर्मेलिटी यूज करते हैं और एन फैक्टर भी यूज कर देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर डायरेक्टली गिव्स यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. देन यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द एन फैक्टर. यू डोंट हैव टू टेक दैट बिकॉज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. इतनी सी थ्योरी है, लेकिन ये जो हम लोगों ने ये पूरी कहानी की है, तो यहाँ पर एक कंडीशन समझना जरूरी है कि इनमें कुछ चीज़ें अजम्पशन की तरह छुपी हुई है, उनको भी समझना जरूरी है. तो वो कौन से अजम्पशंस हैं देख लेते हैं जरा. सो इस स्टेप के थ्रू ही देख लेते हैं. लेकिन यहाँ पिछली बार क्या था, ए के साथ ए डैश नहीं था, सिर्फ ए था, विद और विदाउट इम्प्योरिटी था. सो द फर्स्ट कंडीशन इज इफ देर इज सम इम्प्योरिटी, लाइक पिछले केस में हम लोगों ने इम्प्योरिटी की बात की थी, देन इट शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द रिएजेंट. मतलब बी के साथ या सी के साथ या इवन किसी भी प्रोडक्ट के साथ भी कहीं से रिएक्ट ना करें, नहीं तो एक्स्ट्रा चीजें बन सकती हैं और फिर अमाउंट का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा है, इक्वेशन बना रखा है, वो गड़बड़ हो जाएगा. सो व्हाट वी आर टेलिंग सिंपली दैट impurities should be inert in nature. What do you mean by inert? That means it should not simply react with any other thing. That's first condition. So it should not interfere in the reaction. It should not react itself with any other substances. ये इंश्योर रखना है. तो ऐसा लिख देता है, जनरली इम्प्योरिटी लिखता है, कोई कंटेंट वगैरह कुछ नहीं दिया होता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट इम्प्योरिटी वगैरह कुछ नहीं दिया रहता है, या फिर ज़्यादा केयरफुल होकर क्वेश्चन जब सेट किया जाता है तो वहाँ सिंपल लिखा रहता है इनर्ट इम्प्योरिटी. सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज बी जो है वो ए या ए एंड ए डैश, पहले केस में सिर्फ ए था, दूसरे केस में ए एंड ए डैश था, उसके साथ भी रिएक्ट करे, और बी जो है वो सी के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो हमारे पास दो स्टेप आ रहे हैं. रिएक्शन सी जो है that should react with B only, but it should not react with impurity, जो कि पहले कवर कर लिया, और the products from first step. नहीं तो मान लीजिए अगर C आपने ऐड किया तो B के साथ भी रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप के साथ भी रिएक्ट किया, तो ये जो इक्वेशन हम लोग बना रहे थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इन सेकंड स्टेप इक्वल्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, ये गड़बड़ हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज इंश्योर्ड. जनरली जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑब्वियसली इंश्योर किया जाता है, बट थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि ये भी इंश्योर होना चाहिए कि C जो है it should react with B, but it should not react with the products from the first step. So these are the conditions which are hidden in the back titration. While question is given to you, it is obviously taken care. So let's move to the questions related to this back titration concept.
question number 1 related to back titration is on your screen. Pause the video, note it down. I'll just read it out. 7.35 gram of dibasic acid was dissolved in water and diluted to 250 ml. 25 ml of this solution was titrated with 25 ml of 1m KOH solution. The unreacted KOH requires 10 ml of 1m HCl for complete neutralization. Find out the molecular weight of acid. So try this question by yourself. If you are able to solve it, very well done. अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कशन के थ्रू इसको सीखेंगे कि कैसे फिट बैठ रहा है. पहले तो ट्राई कीजिएगा, देखना केस 1 है, केस 2 है, कौन से फ्रेम में ये फिट बैठ रहा है, क्या ये बैक टाइट्रेशन के फ्रेम में फिट बैठ भी रहा है कि नहीं. ऑब्वियसली मैं जब बैक टाइट्रेशन के बाद दे रहा हूँ तो फिट बैठना चाहिए, बट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ टॉपिक लिखा हुआ नहीं रहता है. तो इंश्योर दैट पार्ट ऑल्सो कि क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाई इट इज द क्वेश्चन ऑफ बैक टाइट्रेशन, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज क्वेश्चन ऑफ केस 1 और केस 2. दैट यू हैव टू डिसाइड नाउ कि ये कौन सा केस है. तो उसको देखकर आप डिसाइड कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन. देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. बट बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन, क्वेश्चन को देख के पहले जब मैंने कहा कि केस आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो पहले देखते हैं बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन ये क्यों है. सो यू आर हैविंग एन एसिड जिसका सॉल्यूशन बना है. ऑब्वियसली इसमें बीच में कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने डाइल्यूशन वगैरह, टेकिंग अ टेस्ट सैंपल, ये सब जो मोल कंसेप्ट में सीखा है वो बीच बीच में यूज होता रहता है. तो यहाँ पर भी क्या है, 250 ml का सॉल्यूशन बनाया और फिर दैट मीन्स वट एवर वाटर वॉज एडेड, फाइनली इट वॉज डाइल्यूटेड टू 250 ml एंड देन 25 ml ऑफ दिस सैंपल, दैट मीन्स टेस्ट सैंपल लिया गया एक, और उसको दैट वॉज टाइट्रेटेड विद दिस थिंग. KOH के साथ एक टाइट्रेशन हुआ. तो एक स्टेप समझ में आया कि देयर इज अ डायबेसिक एसिड विच इज बीइंग रिएक्टेड विद KOH सॉल्यूशन. दैट्स फर्स्ट स्टेप. एंड देन इट इज सेइंग द अनरिएक्टेड और रिमेनिंग कह सकते हैं आप KOH रिक्वायर्स अनदर एसिड. दैट मीन्स एक एसिड है विच इज रिएक्टिंग विद KOH एंड द एक्स्ट्रा KOH इज रिएक्टिंग विद अनदर एसिड HCl. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये केस 1 के फ्रेम में पूरी तरह से फिट बैठ रहा है. यहाँ पर जैसे देखते हैं हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया था, दैट वाज एक डायबेसिक एसिड है, चलो उसको कंपाउंड A बोलते हैं. इट इज रिएक्टिंग विद KOH, उसको B बोल देते हैं KOH को, एंड देन एक्स्ट्रा B जो आ गया दैट इज रिएक्टिंग विद HCl. दैट मीन्स B इज रिएक्टिंग विद HCl, तो HCl इज C. सो A की जगह डायबेसिक एसिड है, B की जगह वी हैव KOH सॉल्यूशन KOH, एंड C की जगह वी हैव HCl. सो डेफिनेटली इसमें जो हम लोगों ने बात की थी, पहली चीज KOH एज अ बेस दोनों जगह काम कर रहा है, और ये मोनो एसिडिक बेस है तो इसका एन फैक्टर 1 ही होना है दोनों जगह. सो इफ B इज हैविंग सेम एन फैक्टर देन वी कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग. सो A की जगह सिंपली वी आर राइटिंग डायबेसिक एसिड, C की जगह वी आर राइटिंग दिस HCl, एंड B की जगह वी आर राइटिंग KOH. तो ये कहानी आ गई. लेकिन इसमें एक मिस्टेक का चांस ये होता है कि यू हैव टू सी दिस पॉइंट ऑल्सो कि जो 7.35 ग्राम ऐड किया था दैट वाज इन 250 ml. राइट नाउ यू आर यूजिंग जस्ट 25 ml ऑफ दैट सॉल्यूशन. तो ये भी ध्यान में रखना था. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या करना है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया KOH इज हैविंग सेम एन फैक्टर इन बोथ द केसेज, बोथ द स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डायबेसिक एसिड in its 25 ml सॉल्यूशन. यही मैंने कहा कि ध्यान में रखना पड़ेगा ये पार्ट, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा. प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl एंड दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH. सिंपल है. ये बैक टाइट्रेशन में यही दिया. यहाँ पर क्या इंश्योर किया कि KOH जो कि B जिसको बोले थे उसका एन फैक्टर दोनों स्टेप में सेम होना चाहिए. दैट वाज वन थिंग. नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं पूछा क्या गया, मॉलिक्यूलर वेट. जो पूछा है उसी को x मान लेते हैं. सो 7.35 ग्राम वॉज टोटल मास इन 250 ml. पहले 250 ml की बात कर लेते हैं. तो डिवाइडेड बाय, चलो मॉलिक्यूलर मास m मान लेते हैं, कैपिटल M. तो ये हो गया टोटल मोल्स. लेकिन ये मोल्स कितने में है, 250 ml में है. अगर आप उसका एक सैंपल ले रहे हैं 25 ml, तो इट विल हैव दीज मैनी मोल्स ओनली इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1/10 होना है. तो मोल्स 1/10 हो गए. तो ये हो गए मोल्स इन 25 ml सॉल्यूशन. नाउ इसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ग्राम इक्विवेलेंट आएगा. एन फैक्टर क्या है, डायबेसिक एसिड दिया, और डेफिनेटली वी हैव टू टेक एन फैक्टर इक्वल्स 2. इफ नथिंग इज गिवन, बेसिसिटी इज इक्वल टू द एन फैक्टर फॉर अ बेस, फॉर अ एसिड, एन एसिड.
यहाँ HCl के लिए कोई केस ही नहीं, HCl इज मोनोबेसिक एसिड, सो इसका एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज 1. सो इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 10/1000 लीटर, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी गिव्स यू मोल्स एंड इनटू एन फैक्टर विच इज 1 हेयर अगेन HCl के लिए, दैट गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट. एंड KOH के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू मोलरिटी इसका भी 1 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इंटू मोलरिटी गिव्स यू मोल्स एंड KOH का एन फैक्टर इज ऑल्सो 1, तो इसको 1 लिख दिया. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हाट वी आर हैविंग, सो वी आर हैविंग द इक्वेशन, ये 1.47/m हो जाएगा, ये वाला पार्ट अगर कैलकुलेट कीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये इसको इधर लेकर जाइए, यू आर हैविंग 15/1000 एंड व्हेन यू सॉल्व इट, m will be coming 1470/15. If you calculate it, you will be getting 98, and that's the answer for this question. So 98 is actually the molecular weight of H2SO4. H3PO4 का भी है, लेकिन डायबेसिक एसिड लिखा हुआ है which is H2SO4. तो अगर यहाँ पर पूछ सकता है तो which of the following can be that diabasic acid, we'll choose H2SO4, that is having molecular weight 98. Let's move to next question. Question number 2 based on back titration is on your screen. I'll just read it out. 20 gram sample containing BaOH twice barium hydroxide, which is having molecular weight equals 171 लेना है, with some inert impurity is titrated with 10 ml of 0.5 m HCl solution. The excess of HCl requires 10 cc cubic centimeter of 0.2 m NaOH solution for complete neutralization. Calculate percentage by mass of BaOH twice in the initial sample. So pause करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कर लीजिए, then obviously we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहली बात, अगेन जिस फ्रेम में हम लोग इसको फिट कर रहे हैं, पहली चीज की बैक टाइट्रेशन का केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन को देखकर, तो देखते हैं. वी आर हैविंग BaOH ट्वाइस, डायसिडिक बेस है ये, दैट इज हैविंग सम इनर्ट इम्प्योरिटी, तो दिस टाइम वी आर हैविंग इम्प्योरिटी. पिछला केस याद कीजिए, बैक टाइट्रेशन का केस 1 था विदाउट इम्प्योरिटी, दिस टाइम वी आर हैविंग इम्प्योरिटी. सो दिस सैंपल इज हैविंग सम BaOH ट्वाइस एंड सम पार्ट इज इम्प्योरिटी. नाउ दिस इज बीइंग टाइट्रेटेड विद सम एसिडिक सॉल्यूशन, HCl के सॉल्यूशन के साथ. द एक्सेस ऑफ HCl, यही सब लैंग्वेज है, एक्सेस ऑफ, एक्स्ट्रा, द रिमेनिंग, ये सब आपको हिंट देता है कि बैक टाइट्रेशन पे आ चुका है. सो द एक्सेस ऑफ HCl रिक्वायर्स, अगेन एक दूसरा बेस आ रहा है, तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. दैट्स द सिंपल केस. तो केस 1 ही है, बट दिस टाइम इट इज विद इम्प्योरिटी. इस बार क्या पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा इम्प्योरिटी वगैरह आता है, दे विल बी आस्किंग यू परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज प्योरिटी या इम्प्योरिटी पूछ सकते हैं वो. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. जैसा मैंने बताया, इसकी जगह हम लोग बोलेंगे दिस इज लाइक A, दिस इज लाइक B, क्योंकि इसी का एक्सेस पार्ट जो था दैट इज रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस C, तो इसको C बोलेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट, और इस बार कोई सैंपल वगैरह टेस्ट सैंपल नहीं लिया, उसी सैंपल को यूज किया डायरेक्टली, प्योर सैंपल जो था जितना इनिशियल था वही यूज किया डायरेक्टली. सो व्हाट वी आर सेइंग कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट सैंपल कंटेन्स X% BaOH twice by mass. Now what we can write, फिर से जैसा मैंने बताया ABC we are having, so we can write gram equivalents of BaOH twice plus gram equivalents of NaOH, which is C, will be equal to gram equivalents of B, which is HCl. ना इस पार्ट में भी जैसा मैंने बताया, हमेशा इंश्योर कर लेना है एक बार को कि B जो जिसको भी B की जगह रख रहे हैं उसका एन फैक्टर दोनों स्टेप पे सेम होना चाहिए. यहाँ एसिड बेस रिएक्शन फिर से है, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, 2 एग्जांपल अभी एसिड बेस रिएक्शन के कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन डू ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो. सो यहाँ B इज HCl, तो HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड, एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. सो इसका एन फैक्टर इज ऑलवेज 1, सो दोनों स्टेप में इसका एन फैक्टर इज 1, दैट इज श्योर. सो दैट्स व्हाई दैट इज नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं. एंड देन व्हेन वी आर डूइंग दैट, अभी देखिए क्या होगा, 20 ग्राम वॉज टोटल सैंपल, उसका X% ये BaOH ट्वाइस है, तो 20 into X by 100 is the mass of BaOH twice,
and divided by molecular mass will give you moles of BaOH twice, and into n factor, which is 2, will give you the gram equivalent. So that is the gram equivalent of BaOH twice. I'm again explaining it. 20 gram is the total mass which is containing x% BaOH twice by mass. So that's why 20 into x by 100 is mass of BaOH twice, divided by molecular mass gives you moles, into n factor gives you gram equivalents. Plus, what about NaOH? Volume is given. Volume in liter लेना है. Into molarity gives you moles, and into n factor gives you gram equivalents. And that will be equal to, what about HCl? Volume in liter लेना है. That is 10 upon 1000 into molarity 0.5 into n factor is 1 again. Monobasic acid है. And that's why we are having this equation. You can solve this equation. You will be getting x equals 171 into 0.3. इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग. डिवाइडेड बाय 40 ऐसा कुछ आ जाएगा. सो दैट इज 513 बाय 400 विच इज अराउंड 1.28% जैसा आ जाएगा. एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इन दोनों क्वेश्चन में जो हम लोगों ने अभी किया है दैट वाज द डिस्कशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन. बैक टाइट्रेशन के ही दोनों केस थे, लेकिन बैक टाइट्रेशन का केस 1 था और उसमें भी हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन में एसिड बेस रिएक्शन देखा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं केस 2 कवर करूंगा, एंड इन दैट आई विल बी यूजिंग दिस टाइम रेडॉक्स रिएक्शन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is on your screen. Pause the video, note it down. But first I'll read it out. A 10 gram sample of only CuS and Cu2s was treated with 100 ml of 1.25 m K2Cr2O7. The products obtained were Cr3+, Cu2+, and SO2. The excess oxidant was reacted with 50 ml of Fe2+ solution completely. 25 ml of the same Fe2 plus solution required 20 ml of 0.875 KMnO4 solution under acidic condition. Find the percentage by mass of CuS in the initial sample. तो यहाँ पर कोई impurity की बात नहीं हो रही है. You are having two substances CuS and Cu2s in a 10 gram sample और फिर उसके reactions की बात हो रही है आगे. So pause the video, try this question by yourself, and in that you will be using Cu का atomic mass is 63.5, sulfur is having atomic mass 32, that you can take. So try to solve it by yourself and then we'll obviously see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. बट बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, लेट्स सी द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन. कैसे इसको क्रैक करेंगे, कैसे पहचानेंगे. अगेन फिर से बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है. उसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, क्या ये केस 1 है, 2 है. अगर केस 2 है तो ए एंड ए डैश की बात ऑब्वियसली हो रहेगी. तो साफ दिख रहा है यहाँ CuS एंड Cu2s. देयर आर 2 components in the sample and then the components are being reacted with K2Cr2O7 and the products दिए हुए हैं. We'll see that why these products have been given to you. But the excess oxidant is what? K2Cr2O7 this time. So that excess oxidant was reacted with 50 ml of Fe2 plus solution completely. यहाँ भी साफ पता चल रहा है. इसको अगर मैं A बोलूँ तो ये A डैश दिख रहा है, ये B दिख रहा है और फिर ये C दिख रहा है. ना अब देखते हैं यहाँ पे. तो ये चीज़ तो समझ में आ गई क्योंकि हम लोगों ने केस देखा था. जो सेकंड केस देखा था हम लोगों ने, यही चीज़ तो कही थी कि ए और ए डैश का एक मिक्सचर होगा विच विल बी रिएक्टिंग विद रिएजेंट बी एंड देन एक्स्ट्रा बी जो कि लिखा हुआ है साफ, द एक्सेस ऑक्सीडेंट एक्स्ट्रा बी इज रिएक्टिंग विद सी एंड दैट सी इज Fe2 प्लस है. सो ये फ्रेम में तो फिट बैठ गया आपने. अब देखते हैं यहाँ जो अदर चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी वो क्यों दिए हुए हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट कि द प्रोडक्ट ऑप्शन ऑब्टेन वेयर दिस वन. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है. डेफिनेटली यू नीड टू नो एन फैक्टर. एन फैक्टर के लिए उन्होंने आपको ये प्रोडक्ट्स दे दिए हैं ताकि आप इसका और इसका एन फैक्टर पता कर पाए. दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट जो C है उसका देखिएगा. कन्वेंशनली पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने जो देखा था, जो भी C आता था उसके लिए वॉल्यूम और मोलरिटी दोनों दिया हुआ रहता था. दिस टाइम दे हैव नॉट गिवन यू द मोलरिटी वाला पार्ट. फॉर दैट दे हैव गिवन यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो एक स्टेप और करवाया कि 25 ml ऑफ द सेम Fe2 प्लस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड दिस मच KMnO4 सॉल्यूशन अंडर एसिडिक कंडीशन. इसका पर्पस क्या है
या तो आप यहाँ से मोलरिटी Fe2+ का निकालिए या फिर 25 ml में Fe2+ के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो निकल आएंगे, तो उसका ठीक डबल विल बी 50 ml में. सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस पार्ट. सो व्हाट वी कैन राइट, ऑब्वियसली ये केस 2 है बैक टाइट्रेशन का. इसमें जब हम लोग लिखने जाएंगे तो विल बी राइटिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2S प्लस ये A और A डैश हो गए. नाउ C की बात होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ that will be equal to gram equivalents of B which is K2Cr2O7. ये सारी कहानी हमने लिख दी. अब एक एक करके कैलकुलेशन कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं CuS के लिए. ना ये सारा काम हम लोगों ने एन फैक्टर का किया होता है. व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ CuS? तो CuS में Cu +2 में है, S -2 में है, +2 से ये +2 में ही रह रहा है. So there is no change because of copper, but sulfur is going from -2 to +4, and that's why n factor will be 6 because there is 6 का change per sulfur. There is just one sulfur here, तो 6 is the n factor. That's one part. Now अभी क्या करते हैं, इसमें पूरे में ये percentage by mass of CuS पूछा है. Let's consider this to be x. So definitely 10 gram was the total mass. So 10 gram का x% will be the mass of CuS. And then divided by इसका molecular weight, we can calculate that it will be CuS is having 63.5 plus 32, and that is coming 95.5. This is moles because I am again repeating it. 10 into x by 100, x% by weight अगर CuS है तो 10 into x by 100 is giving you mass of CuS divided by molecular mass gives you moles of CuS into n factor. अभी जस्ट डिसाइड किया इसका n factor यहाँ 6 होगा, तो दैट गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS प्लस. नाउ इफ x% बाय वेट इज CuS, देन रिमेनिंग 100 minus x% विल बी Cu2S. तो 100 minus x डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, तो दिस इज मास होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट इसका आ जाएगा Cu2S का 63.5 इंटू 227 प्लस 32 दैट इज 159. तो दैट इज मोल्स इंटू अगेन एन फैक्टर. फिर से देखते हैं, इस बार कॉपर वॉज इन +1 विच इज गोइंग टू +2. सो देर इज चेंज ऑफ 1 पर कॉपर. देर आर 2 कॉपर. सो टोटल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एटम्स आर 2. And for sulfur it is again from -2 to +4 and that's why change of 6. तो 2 + 6 is 8. तो इसका n फैक्टर हो गया 8. ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी n फैक्टर कैलकुलेशन वाले लेक्चर में. जिन लोगों को डाउट होगा दे कैन गो बैक टू दैट लेक्चर एंड दे कैन सी इट वेरी क्लियरली. ठीक है, तो इसको समझ के आना है अगर नहीं समझ में आया तो. और अदरवाइज इवन इफ यू हैव डाउट यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ की बात करते हैं. यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग. जिनको कंफर्ट नहीं है वो अलग से पूरा ये पार्ट कर सकते हैं टू गेट द मोलरिटी ऑफ Fe2+. आई एम जस्ट सेइंग यू कि Fe2+ का n फैक्टर यहाँ जितना है वहाँ यहाँ भी उतना होगा क्योंकि Fe2+ विल बी गोइंग इन द फॉर्म ऑफ Fe3+. तो इसका n फैक्टर इज 1. नाउ तो इसका मतलब 25 ml में इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 50 ml में उसके डबल ग्राम इक्विवेलेंट होंगे. वो किसी भी रिएक्शन में इन दोनों में से आए सेम बात कर सकते हैं. सो 25 ml में इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के होंगे. और अगर KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो हमारे पास 25 ml में Fe2+ के ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए. और 25 ml का मिल गया तो उसी का ठीक डबल कर देंगे. विल बी गेटिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ इन 50 ml सॉल्यूशन. सो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे. तो 20/1000 इज वॉल्यूम इन लीटर इंटू 0.875 दैट इज मोलरिटी इंटू KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है. तो ये हो गए इसके ग्राम इक्विवेलेंट. ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गए KMnO4 के. तो इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Fe2+ के होंगे इन इट्स 25 ml सॉल्यूशन. तो 50 ml में कितने होंगे, तो उसका डबल दैट मीन्स 50/25. That is the gram equivalents of Fe2+ in its 50 ml. And then that will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7. एंड K2Cr2O7 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम एंड मोलरिटी. तो दैट इज वेरी इजी. वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलरिटी इज 1.25.
दैट वॉल्यूम इंटू मोलरिटी गिव्स यू मोल्स इंटू एन फैक्टर K2Cr2 और 7 का एन फैक्टर हम लोगों ने सीखा है पहले भी कि इट गोज टू Cr3 प्लस, तो +6 टू +3, 3 का चेंज पर Cr, देयर आर 2 Cr, सो टोटल 6 का चेंज है, तो इसका एन फैक्टर इज 6. यू आर हैविंग जस्ट दिस इक्वेशन. थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन करना, यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो. एग्जाम में थोड़ा सेट करके दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे जरा सा डिफिकल्ट आएगा, बट इफ यू डू द कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग x अराउंड 57.54% जैसा आ जाएगा. ठीक है, एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. सो दीज वेर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैक टाइट्रेशन. तो बैक टाइट्रेशन के दो केसेस देखे हम लोगों ने, दो केसेस में क्वेश्चन आ सकते हैं. ईच टाइप कैन हैव रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन और इट कैन हैव एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन. सो दीज आर द पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बैक टाइट्रेशन. Let's move to next section, which is the last section of this chapter, and that is called double titration. Much simpler than the previous type of titrations. Let's see that titration. चलिए अब डबल टाइट्रेशन डिस्कस करते हैं. एंड द सेंटेंस इटसेल्फ, द डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस इटसेल्फ विल टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड डबल टाइट्रेशन. सो double titration involves titration of mixture of any two or all of NaOH, Na2CO3 and NaHCO3 by strong acid by using phenolphthalein and methyl orange as indicators. क्या दोनों को साथ में यूज करते हैं? नो, दोनों को 1 by 1 दो डिफरेंट टाइट्रेशंस में यूज कर सकते हैं. कभी कभी वी यूज phenolphthalein फॉलोड बाय मिथाइल ऑरेंज. सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन विल हैव टू टाइट्रेशंस एक्चुअली. One titration will be using phenolphthalein as indicator, another titration will be using methyl orange as indicator, and that's why it is called double titration. Now उसमें किसका titration हो रहा है? You will be having a mixture. किनका mixture? NaOH, Na2CO3, NaHCO3, इन तीनों का मिक्सचर या फिर इनमें से किसी दो का मिक्सचर. जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कोई दो चीज़ें रहती हैं जिनका मिक्सचर दिया जाता है, अननोन कंपोजिशन होता है और फाइनली कंपोजिशन पूछा जाता है. दैट इज द नॉर्मल ट्रेंड. कभी कभी आपको इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और तीनों को एक मिक्सचर में ले लिया जाता है, लेकिन उस समय आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बन रहा है तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. सो कभी कभी आपको तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है. तो देयर इज अ क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाएगा डिफरेंट बुक्स में, असाइनमेंट्स में, जहाँ पर लिखा रहेगा 1 ग्राम दिस थिंग, 1 ग्राम दिस थिंग एंड 1 ग्राम दिस थिंग इज अवेलेबल इन द मिक्सचर. और फिर उसको कहेगा टाइट्रेट करवा के फिनॉफ्थलीन यूज करके कितनी रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की मिथाइल ऑरेंज यूज करके कितनी रिक्वायरमेंट होगी, phenolphthalein till first equivalent point and then methyl orange followed by methyl orange कितनी रिक्वायरमेंट होगी. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखते हैं कि करके फिनॉफ्थलीन यूज किया और मिथाइल ऑरेंज यूज किया, दोनों में क्या डिफरेंस आता है. दीज आर द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर की थ्योरी जिनकी क्लियर नहीं है वो आयनिक इक्विलिब्रियम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले, वहाँ पर हम लोग थ्योरी ऑफ इंडिकेटर भी समझते हैं. ठीक है. सो फिनॉफ्थलीन इज एन इंडिकेटर विच इज having pH range of 8.3 to 9.8. that is एग्जैक्ट याद ना भी रहे तो इन रेंज ऑफ 8 to 9, 8 to 10 ऐसा रख सकते हैं आप याद. बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका pH रेंज जो है वो बेसिक रीजन में है, क्योंकि 8.3 to 9.8 के अराउंड है. मिथाइल ऑरेंज जो है इसका अराउंड होता है 3.1 से 4.4. दैट इज इन एसिडिक रीजन एट 25 डिग्री सी ऑब्वियसली. सो ये जो फिनॉफ्थलीन है इसके साथ जब आप टाइट्रेशन करवाइएगा, ये बेस का कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन जो होगा इन रिएक्शन विद एसिड, वो कन्वर्जन को ये दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा, कितना दिखा पाएगा, दैट इज द इशू. वो हम लोग चेक करने वाला है. और मिथाइल ऑरेंज में क्या डिफरेंट होने वाला है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद फिनॉफ्थलीन एंड देन विल गो टू मिथाइल ऑरेंज. सो व्हेन यू आर यूजिंग फिनॉफ्थलीन एज इंडिकेटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर पीएच रेंज इतना है तो pH अगर 8.3 से नीचे आ रहा है उस समय ये अपना कलर चेंज कर चुका होगा. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सी, आई जस्ट रिमाइंड यू इंडिकेटर की थ्योरी में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है अभी तक, कि जब आप इंडिकेटर यूज करते हैं ड्यूरिंग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यू गेट अ वेरी शार्प चेंज इन pH, आइदर शार्प इंक्रीमेंट और शार्प डिक्रीमेंट इन pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन नियर इक्विवेलेंस पॉइंट. अगर एक इंडिकेटर उस शार्प चेंज इन pH वाले रीजन में अपना कलर चेंज कर ले,
that is the appropriate indicator for the given titration. Now what we are saying here, यहाँ पर हम लोग फेनोफ्थलीन यूज कर ही रहे हैं, ये फिक्स कर दिया है. इसका मतलब है अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेसेज है जिसका टाइट्रेशन एसिड से हो रहा है, तो अगर आप पीएच नीचे जा रहा है तो जैसे वो 8.3 क्रॉस करेगा ये अपना कलर चेंज कर लेगा. सो अगर ये कलर अपना चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू, इट इज इंडिकेटिंग यू टू स्टॉप द टाइट्रेशन. तो अब देखते हैं कि NaOH के लिए क्या होता है. NaOH का इक्विवेलेंस 0.7 होता है, बट इफ यू सी दैट शार्प चेंज वो काफ़ी हाई वैल्यू से काफ़ी लो वैल्यू लाइक 11 से लेकर 3 तक ऐसा चला जाएगा विद इन दैट 1-2 ml वाला रीजन. ठीक है, इसका मतलब है इसके लिए अगर शो करना हुआ तो इट विल ऑब्वियसली बी चेंजिंग इट्स कलर इन दैट रीजन. Na2CO3 के साथ क्या होता है, Na2CO3 का टाइट्रेशन 2 स्टेप में होगा, क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है. कार्बोनेट आयन का 2 स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन होगा. पहले ये HCO3 माइनस में कन्वर्ट होगा कार्बोनेट, एंड देन HCO3 माइनस H2CO3 या CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होगा. सो दैट इज सेकेंड स्टेप. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि अगर NaHCO3 में जैसे ये कन्वर्ट होता है, दैट विल बी 1 मोल से 1 मोल NaHCO3 बन जाएगा बाय एक्सेप्टिंग 1 मोल ऑफ H प्लस. सो बेसिकली जब ये NaSCO3 में कन्वर्ट होता है तो NaSCO3 का जो pH होता है सॉल्यूशन का, दैट इज अराउंड 8.5 उसका pH रहता है. सो इसका मतलब है जैसे ही NaSCO3 बन रहा है उस समय ये अपना कलर चेंज कर लेगा. वहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं, दैट मीन्स शार्प चेंज वाला जो pH है वो इसको क्रॉस कर जाएगा. सो 8.3 से 9.8 उसी रीजन में आ जाएगा when Na2CO3 is just converting into NaSCO3. लेकिन उसके आगे के प्रोसेस में ये चूंकि ऑलरेडी कलर चेंज कर चुका है, इट विल स्टॉप द टाइट्रेशन, इट विल इंडिकेट यू टू स्टॉप द टाइट्रेशन ऑब्वियसली. सो यू विल बी स्टॉपिंग दैट टाइट्रेशन, एंड देन इसका मतलब है इसका कन्वर्जन सिर्फ NaSCO3 तक ही हुआ है. इसका मतलब इफ यू आर हैविंग NaSCO3, इसका न्यूट्रलाइजेशन जो है आगे उसको तो ये शो ही नहीं कर पाएगा. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट phenolphthalein as indicator using in this double titration of a mixture containing these 3 things or 2 of these 3 things, then what will happen? There are 3 important points. कौन कौन से पॉइंट्स हैं देख लेते हैं. इट इंडिकेट्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, दैट मीन्स OH माइनस प्लस H प्लस गिविंग H2O, दैट इज द मेन रिएक्शन. तो ये पूरा का पूरा शो करेगा NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ये शो कर पा रहा है. इफ इट इज showing about Na2CO3, it is just indicating half neutralization of Na2CO3. That means the conversion of carbonate into SCO3 minus सिर्फ इतना दिखा पाएगा, इसके आगे ये शो नहीं करेगा. That means it will be changing its color when it is converted into this one. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिकेट कर चुका है कि कलर चेंज हो गया, अब स्टॉप कर दो टाइट्रेशन. Now because of that same reason it fails to indicate the neutralization of NaHCO3. सो इट इज़ नॉट कि ये रिएक्शन नहीं होगा, बट इस रिएक्शन को फेनोफ्थलीन शो नहीं कर पाएगा, वो पहले ही अपना कलर चेंज करके बैठ जाएगा. एंड इंडिकेटर्स आर द थिंग विच आर गोइंग टू इंडिकेट अस कि कब टाइट्रेशन रोकना है. तो फेनोफ्थलीन के हिसाब से जैसे ये बना, या फिर अगर आपका ये सिर्फ है तो ऑलरेडी कलर चेंज करके बैठा हुआ है, आगे बढ़ने ही नहीं देगा. मतलब वो आपको बता रहा है कि इसके आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसके आगे पता ही नहीं चलेगा कि कब तक चल रहा है, क्योंकि इसका कलर आगे चेंज नहीं होने वाला है. सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका क्या इंप्लीकेशन आया. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड फैक्टर ऑफ दीज 3 थिंग्स, देखते हैं न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है इसको. तो अगर हम लोग फेनोफ्थलीन को, मैं शॉर्ट में HPH लिख रहा हूँ, जहाँ भी अगर HPH लिखा रहेगा समझिए मैंने फेनोफ्थलीन लिखा है, इट्स अ बिग नेम. सो बेसिकली वेन एवर वील बी टॉकिंग अबाउट फेनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, NaOH का तो n फैक्टर 1 है क्योंकि इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो कर रहा है, और इसका n फैक्टर वैसे भी 1 ही रहता है एसिड बेस रिएक्शन में. कार्बोनेट का n फैक्टर 1 या 2 दोनों हो सकता है. सो एज phenolphthalein is showing its conversion up to this one only, and that's why because of that Na2CO3 will be having n factor 1. As we cannot see the conversion of NaCO3 into H2CO3 or H2O plus CO2, that's why we are taking its n factor 0. That means it is phenolphthalein is failing to indicate the neutralization of NaCO3. तो इसका मतलब है अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं तो ये पूरा का पूरा H2O Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिर्फ इतने में कन्वर्ट होगा, और फिर इसका ये कन्वर्जन और ये कन्वर्टेड वाला पार्ट और NaCO3 जो पहले से था, इनका कोई कन्वर्जन ये इंडिकेटर शो नहीं कर पाएगा. सो ये तीनों n फैक्टर प्रैक्टिकली हम लोगों को न्यूमेरिकल में ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग आगे के क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं. तो ये था व्हेन वी आर यूजिंग फेनोफ्थलीन एज इंडिकेटर.
वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर जाइएगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। कि मिथाइल ऑरेंज को अगर इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और जहां तक एन फैक्टर का सवाल है, व्हाट विल द एन फैक्टर, विल देयर बी एनी चेंज और इट विल रिमेन सेम, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो हम लोग देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जब हम लोग इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं in double titration, then what will be its effect on the reactions and what will be its effect on the n factor of different substances. So जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करने वाले हैं, उसको मैंने शॉर्ट में MEOH लिखा है। So when we are using methyl orange as indicator, we are knowing कि pH range of methyl orange is in the range of 3.1 to 4.4, and that's why if you are showing the titration, it will show the complete titration of all these three substances. So we are writing just it indicates complete neutralization of NaOH, Na2CO3 and NaHCO3. So क्या क्या कन्वर्जन होंगे बेसिकली यहाँ पर, ये ऑब्वियसली Na प्लस एंड H2O में कन्वर्ट होगा। ये मिथाइल ऑरेंज आपको ये दिखाएगा। कार्बोनेट का कन्वर्जन जो हम लोगों ने कहा था H प्लस के यूज से यहाँ होता था, अब ये अगला स्टेप तक जाने के बाद ये कलर चेंज करने वाला है। ये यहाँ पे नहीं करने वाला, जहाँ 8.3 या 8.5 जैसा कुछ pH आएगा वहाँ पे ये चेंज नहीं करेगा। उसके आगे जब ये H2CO3 बनाएगा, विच कैन बी कॉल्ड H2O प्लस CO2, इनका pH अराउंड 5 वगैरह के रेंज में जाता है, तो वहाँ पर जाके देखिए ये उस पार्ट को, उसका जो वर्टिकल चेंज, शार्प चेंज इन pH वाला रेंज है, दैट विल कवर दिस रेंज ऑल्सो, एंड दैट्स वाई मिथाइल ऑरेंज विल शो द एंड पॉइंट एट द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। सिमिलरली इफ यू आर हैविंग बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का pH इज अराउंड 8.5, उस समय तक इसका कलर डिफरेंट रहेगा। जब न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा, जब ये बन जाएगा, उस समय का जो शार्प चेंज इन pH है, उस बीच में ये pH रेंज फिट बैठता है, एंड दैट्स वाई it is going to show the neutralization of HCO3 minus also. So अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर हम लोग N फैक्टर की बात करें, NaOH का तो ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा 1 होगा। ये चूंकि डाई एसिडिक बेस है, तो इसके N फैक्टर में हमेशा इशू आता है कि 1 लें कि 2 लें। एज इट कैन शो द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इसका N फैक्टर 2 लेना है। वैसे भी देख सकते हैं 1 कार्बोनेट आयन कैन यूज 2H प्लस इन दिस कन्वर्जन। NaHCO3 इसके पास ये तो मोनो अनायन है, सिंपली -1 चार्ज वाला है, एंड दैट्स वाई इसका एन फैक्टर 1 है। पिछली बार चूंकि इसका न्यूट्रलाइजेशन शो ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए एन फैक्टर हम लोगों ने 0 ले लिया था। यहाँ पर इसका एन फैक्टर हम लोग 1 ले सकते हैं। इतनी सी थ्योरी है, आई जस्ट पुट इट कंप्लीटली ऑन योर स्क्रीन, कि इतनी सी ही थ्योरी है जो अभी हम लोगों ने सीखा है, इसी को यूज करना है आपको पूरी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस में। बस इतनी ही थ्योरी है, इसी को अप्लाई करके देखते हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल टाइट्रेशन। Question number 1 based on double titration is on your screen. Just I'm reading it out. A solution of NaOH and Na2CO3 is prepared. 25 ml of this solution required for neutralization. 25 ml of N/10 HCl when phenolphthalein is used as indicator. It required 35 ml of N/10 HCl solution when methyl orange is used as indicator, and it is asking you calculate the strength of NaOH and Na2CO3 in gram per liter in that initial solution. Okay, so pause the video, note this question down in your notebook, and then try it by yourself, and then obviously we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन जैसा मैंने बताया कि हर बार 2 टाइट्रेशन हो गए, इसलिए डबल टाइट्रेशन बोला था। तो एक बार फेनोफ्थलीन यूज करके टाइट्रेशन करवाया, एक बार मिथाइल ऑरेंज यूज करके टाइट्रेशन करवाया। मिथाइल ऑरेंज के केस में यू आर हैविंग मोर एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायरिंग मोर एसिड। तो यू विल ऑब्जर्व दैट ऑब्वियसली। सो बेसिकली व्हाट इट इज आस्किंग, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। ग्राम में बाद में जाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो 25 ml सॉल्यूशन था, दैट इज हैविंग x मोल ऑफ, बाद में इसको मास में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज वी आर अज्यूमिंग इन 25 ml ओनली, वी हैव टू कैलकुलेट इन पर लीटर। सो 1 लीटर में बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे NaOH एंड y मोल ऑफ
Na2CO3 ऐसा मान लिया। अब इसका टाइट्रेशन जब फेनोफ्थलीन यूज करके किया, सो व्हेन यू आर यूजिंग फेनोफ्थलीन, सो व्हाट वी से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, दो बेसेज हैं तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स का एडिशन ऑफ Na2CO3 will be equal to gram equivalent of HCl. Now while writing that, already you are having moles, so X is the mole of NaOH into its n factor 1 plus इसके moles Y लिए हमने into while using phenolphthalein जैसा हम लोगों ने सीखा था n factor इसका 1 लेना है, so into 1 equals, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया into this time they have given you normality. HCl के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, normality is equal to molality क्योंकि इसका n factor in acid base reaction is 1 always, so that's why यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर H2SO4 जैसी चीज दे दे तो हमेशा ध्यान में रखना है, if normality is given, normality into volume in liter directly gives you gram equivalents, you don't have to consider the n factor क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है वहाँ पे। सो यहाँ पर ये ले लिया हम लोगों ने, चूंकि नॉर्मेलिटी दिया हो तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन आ गया एंड दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स, दिस इज 1000, 25 by 1000 दैट इज इन लीटर, सो 25 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट्स इक्वेशन 1 यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। मैं इसको MEOH शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज को यूज किया। अगेन यही चीज है, सो इस बार जब हम लोग लिखेंगे तो इस बार हमारे पास x इंटू 1 ही रहेगा, NaOH का n फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो मोल्स इंटू n फैक्टर गिव्स यू ग्राम इक्विवेलेंट्स। इस बार इसके जो मोल्स हैं उसमें अब n फैक्टर इज 2, व्हाइल यूजिंग मिथाइल ऑरेंज n फैक्टर ऑफ Na2CO3 इज 2 एंड दैट इज इक्वल टू, दिस टाइम वॉल्यूम एडेड इज 35 by 1000 इंटू नॉर्मेलिटी इज अगेन सेम 1 by 10 ओनली, so that gives you second equation, x plus 2y is 35 by 10,000. Now you can solve these two equations, you can get the x and y का value. So इसको अगर मैं 2 बोल दूं तो 2 minus 1 will give you y. So that y will be coming 1 upon 1000 and then you can calculate x, that is 15 upon 10,000. You can solve this equation. अब ये जब आ गया तो जब NaOH का स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है ग्राम पर लीटर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट वॉज हैविंग x मोल इन 25 ml, तो x मोल का मतलब हो गया, तो x इज 15 अपॉन 10,000, इतने मोल हैं 25 ml में, तो 1000 ml में कितने होंगे, तो इंटू 1000 बाय 25, यूटिलिटी मेथड भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ये हो गए मोल्स, मास पूछा है तो दैट विल बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो 40 दिस मच ग्राम पर लीटर। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग 60 अपॉन 25 हो जाएगा ये, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा 2.4 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, दैट्स वन पार्ट। वैसा ही Na2CO3 के लिए अगेन यू हैव गॉट द moles 1 by 1000 but that mole is in 25 ml only, so 1000 ml में क्योंकि हम लोगों को लीटर में जाना है इंटू 1000 by 25 कर देना, इंटू इसका molecular weight is 106. If you solve it you are getting simply 106 by 25, so that is 424 by 100, so 4.24 gram per liter. That is the solution. These are the answers for this question number 1. Let's move to the second question based on double titration. Question number 2 based on double titration is on your screen. I'll just read it out for you. A 25 ml from a stock solution containing NaSCO3 and Na2CO3 was diluted to 250 ml with CO2 free distilled water. 25 ml of the diluted solution when titrated with 0.12 mSCl required 8 ml with phenolphthalein as indicator. When 20 ml of the diluted solution was titrated with same acid, it required 18 ml with methyl orange as indicator. Calculate question number 1 concentration of NaSCO3 and Na2CO3 in the initial stock solution in gram per liter. Question number 2 amount of NaOH in gram
which should be added to convert all bicarbonate in 100 ml stock solution. So that's the question. Pause the video, note it down. जरा सा लंबा है, देख के घबराना नहीं है. सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक्स उतना ही जो 2 पेज की थ्योरी दी थी उसी से बनने वाला है. जस्ट टेक केयर ऑफ द नंबर्स. तो थोड़े बहुत नंबर्स कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले देखते हैं, बहुत लंबा दिया हुआ है तो एक एक करके ब्रेक करते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर एक 25 ml लिया स्टॉक सॉल्यूशन का और उसको डाइल्यूट किया है टू मेक 250 एंड देन उस 250 का 1/10 दैट मीन्स 25 ml लेकर और फिर उसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं. तो दैट्स फर्स्ट पार्ट कि यहाँ पर हमारा 25 ml है, उसका डाइल्यूशन हुआ और फिर उसका एक सैंपल टेस्ट सैंपल लिया है. दैट मीन्स अगर हम लोग मोल्स के टर्म में काम करें तो डाइल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोल्स पे, लेकिन डाइल्यूशन के बाद जो टेस्ट सैंपल लिया 1/10 किया तो मोल्स भी 1/10 हो जाएंगे. तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन में $25 ml का जो है उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि x मोल NaOH है एंड y मोल, सॉरी यहाँ पर NaHCO3 है, सो वी अज्यूम दिस टू बी NaHCO3 एंड y मोल Na2CO3. सो ये दोनों चीजें हम लोगों ने मान लिया. अब उसके बाद डाइल्यूशन हुआ है. डाइल्यूशन के बाद डाइल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता मोल्स में, यू आर जस्ट एडिंग वाटर. बट व्हेन यू टेक टेस्ट सैंपल, तो इन दैट टेस्ट सैंपल वी आर टेकिंग 25 ml, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया. तो ये डाइल्यूशन करके 250 ml बनाया था. अब ये 250 ml का 1/10 लिया है, तो ये मोल्स भी क्या हो जाएंगे, x/10 मोल हो जाएंगे NaCO3 के एंड y/10 मोल हो जाएंगे Na2CO3 के. ये हो गया हमारे अजम्पशंस वाले पार्ट. अब देखते हैं इनका टाइट्रेशन करवाया, वही 2 स्टेप्स हैं, पहली बार यूज किया है इन्होंने. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो पहला टाइट्रेशन है दैट इज विद 25 ml ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दूसरी बार जो है ये 20 ml ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है. तो ये ध्यान में रखना है. सो ये हम लोग फर्स्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पे ये 25 ml में x/10 आ जाएगा क्योंकि 1/10 क्या है, या फिर हम लोग लिख सकते थे x इंटू 25/250, ऐसा भी कर सकते थे. अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं. इक्वेशन क्या बनेगा, सो यू आर हैविंग x/10 मोल ऑफ NaSCO3 व्हेन यू आर यूजिंग इनिशियल वन फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, तो इसका तो एन फैक्टर 0 होता है प्लस, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता. दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ हैविंग एन फैक्टर इक्वल टू 0. दूसरा हम लोग बोल रहे हैं y/10 मोल्स जो इसके हैं यूजिंग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, इसका एन फैक्टर 1 होता है. सो दिस इज इक्वल टू 1 एंड HCl जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डेटा क्या दिया, वो वी आर यूजिंग 8 ml 0.12 m, तो 8/1000 वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलरिटी 0.12 and into n factor is 1 for HCl. So that's one equation which is directly giving you y का वैल्यू. तो y का वैल्यू हो गया 8 into 0.12 divided by, और ये 100 हो गया. So that's y का वैल्यू. ये y का वैल्यू यहीं से निकल गया. तो यहाँ से आप इसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं Na2CO3 का. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइट्रेशन को यूज करते हैं. सो अगर अब हम लोग यहाँ 25 ml की जगह 20 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेते हैं, then what will happen, it will have x into 20 upon 250 mole NaHCO3 and it will have y into 20 upon 250 moles Na2CO3. अब इनको यूज किया है टाइट्रेशन में. दिस टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज 18 ml, सेम सॉल्यूशन लिया है और फिर इस बार यूज किया है मिथाइल ऑरेंज. तो इसके लिए जो हम लोग, ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड टाइट्रेशन है, तो इसमें हमारे पास जो मोल्स हैं
NaSCO3 के इंटू 20/250, इसका n फैक्टर 1 है इस बार क्योंकि मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, तो ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 प्लस इसके मोल्स हैं y इंटू 20/250 एंड इसका n फैक्टर इस बार 2 है when you are using methyl orange as indicator. तो moles into n factor gives you gram equivalents and that will be equal to gram equivalents of acid used and that is 18 ml यूज किया तो 18/1000 is volume into molarity is same 0.12, n factor is 1. So that's another equation. So that gives you x plus, यहाँ देखिए 20/250 कॉमन आ सकता है, x plus 2y will be equal to 18 into 0.12 divided by 1000 into इधर जाएगा तो 250/20. That's another equation. तो पहला जो 1 था उसमें y मालूम है, यहाँ 2 मालूम, 2 से वहाँ पर हम लोग x plus 2y मालूम है, y का वैल्यू पुट करके we can find out x. तो x जब निकालिएगा तो you will be getting here, it will be 0.12 into 1.3 divided by 20. That will be the value of x. अब ये दोनों आ जाने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. सो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है that is saying कि concentration of NaCO3 and Na2CO3 in gram per liter in initial stock solution बताओ. That was x mole in 25 ml जो हम लोगों ने माना था उसकी बेसिस पे. So I'll just place it here. Now, so यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में इफ यू वांट टू नो NaHCO3, इसके लिए हम लोगों को मोल्स मालूम है इन 25 ml. सो लीटर में जानने के लिए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 करना होगा एंड देन उसके बाद इनटू, अब हम लोगों को चूंकि मास चाहिए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 60 + 1 + 23, दैट इज 84. इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इट विल बी कमिंग ग्राम पर लीटर and that will be coming approximately 26.208 जैसा कुछ आ जाएगा, that is in gram per liter. So that's the solution for NaSCO3. Now if you talk about Na2CO3, that will be इसके moles y का वैल्यू जो था that is 8 into 0.12 divided by 100. So यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके moles हम लोगों को मालूम है 25 ml स्टॉक सॉल्यूशन में, तो that is 0.12 into 8/100 into, अब ये चूंकि 25 ml का था तो 1000 ml में चूंकि लीटर में निकालना है तो by 25 into इसका मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का 106. एंड इफ यू सॉल्व दिस वन यू विल बी गेटिंग अराउंड 40.704 ग्राम पर लीटर. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पूछ रहा है NaOH का कितना मास यूज होगा विच कैन कन्वर्ट ऑल द बाइकार्बोनेट इन 100 ml स्टॉक सॉल्यूशन. तो सबसे पहली बात, जितना भी हमारे सॉल्यूशन में X है दैट इज दिस मैनी मोल्स ऑफ NaSCO3, इसको कन्वर्ट करना है तो 25 ml में इतना है तो 100 ml में 4x होगा, तो उसको कन्वर्ट करना है. और कन्वर्ट करना है किस में, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइकार्बोनेट. तो ये कह रहा है कि HCO3 माइनस को कन्वर्ट करो बाय यूजिंग OH माइनस इनटू CO3 माइनस. सो ऑब्वियसली 1:1 मोलर रेशियो है. सो इसका मोल्स कितना है वो अगर निकाले तो उतने ही मोल्स OH माइनस के लगेंगे, तो उतने मोल्स NaOH के लगेंगे. सो इन 100 ml स्टॉक सॉल्यूशन मोल्स ऑफ NaHCO3 कितने हैं, तो दैट विल बी x इंटू 100/25, क्योंकि 25 ml में x है तो 100 ml में इंटू 100/25, दैट इज 4x. सो मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड दैट विल ऑल्सो बी 4x. सो मास कितना रिक्वायर्ड होगा, सो मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड will be 40 times of that, क्योंकि 40 is the molecular weight of this thing into 40, that is
160x। तो ये भी 160x निकाल देना है। तो 160 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 0.12 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 20। सो ये 8 टाइम्स है, 0.96 हो जाएगा इंटू 1.3। इफ यू कैलकुलेट दैट यू विल बी गेटिंग 1.248 ग्राम। सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल टाइट्रेशन। सॉल्यूशन को एक एक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम लोगों ने थोड़ा लंबा गया है सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास है, जस्ट पुटिंग इट हेयर, सॉल्यूशन वाला पार्ट। एंड देन यहाँ पर तो ऑब्वियसली 160x का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, दैट इज 1.248। सो इतना पॉज करने के बाद अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। सो यू आर गेटिंग दीज आंसर्स। सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल टाइट्रेशन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल टाइट्रेशन। सो question number 3 is on your screen. I'll just read it out for you. 25 ml solution of a mixture of NaOH and Na2CO3 when titrated with n by 20 H2SO4 solution using phenolphthalein indicator required 25 ml of H2SO4 solution. That's one part. Methyl orange is then added when a further 5 ml of the same H2SO4 solution was required. It is asking calculate the strength of NaOH and Na2CO3 in gram per liter in the initial solution. So try this question by yourself by pausing the video. First note it down and then try it by yourself. Then we'll see obviously the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो अगेन 25 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3। इट इज टाइट्रेटेड बाय H2SO4 दिस टाइम। तो एन फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा इस बार, एसिड का भी। दिस टाइम वी आर यूजिंग फेनोफ्थलीन। एक अलग चीज जो क्या हुई है कि इस बार दो सेम सैंपल का या आइडेंटिकल सैंपल्स का दो अलग अलग टाइट्रेशन नहीं करा रहे हैं। एक ही सैंपल का टाइट्रेशन पहले फेनोफ्थलीन से कराया, फेनोफ्थलीन ने अपना एंड पॉइंट इंडिकेट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया उसी सॉल्यूशन में, एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग द एंड पॉइंट ऑफ मिथाइल ऑरेंज। सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट। तो एक ही टाइट्रेशन में दो स्टेप में काम किए हैं, दो इंडिकेटर यूज किए हैं। सो दिस इज यूज ऑफ डबल इंडिकेटर। सो लेट्स सी, हम लोग फिर से अज्यूम कर लेते हैं 25 ml जो इनिशियल सॉल्यूशन है दैट इज कंटेनिंग x मोल NaOH एंड y मोल Na2CO3। कोई डाइल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, एक ही स्टेप है, डायरेक्टली यूज किया है। सो जब हम लोग फेनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं, HPH आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट। सो क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। सो इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका n फैक्टर इज 1 इन एवरी केस। इसके लिए इस बार जब फेनोफ्थलीन यूज करते हैं इसका n फैक्टर इज 1 ओनली। सो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 25 ml यूज किया था into molarity that is 1/20। this time its n factor is 2। H2SO4 का कुछ नहीं लिखा रहा है तो we'll be taking its n factor as 2। diabasic acid है। so that's one equation which is x plus y equals you can say 25 upon this is 10,000। so that's equation number 1। now उसके बाद अलग से कोई टाइट्रेशन नहीं है, further using methyl orange। जब दोबारा इसी में इसका एंड पॉइंट आने के बाद जब मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो अब होगा क्या, इसका तो कंप्लीट कन्वर्जन हो चुका है, इट हैज बीन कन्वर्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली बात OH माइनस प्लस H प्लस, या फिर यहीं पर हम लोग दिखा सकते हैं कि H प्लस यूज करके इट इज कन्वर्टेड टू H2 एंड जो कार्बोनेट आयन है ये H प्लस के साथ HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे अब ये जो HCO3 माइनस है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू H2CO3। सो दैट इज द स्टेप विच इज हैपनिंग हियर, क्योंकि यहाँ उसी सैंपल को आगे बढ़ा रहा है। इस बार क्या है, इसका n फैक्टर इज 1 और इसके मोल्स कितने होंगे, जितने मोल्स Na2CO3 थे वही तो सारे के सारे कन्वर्ट हुए थे, एंड दैट्स वाई इसके मोल्स जो है दैट इज y। ये मोल्स हम लोग बोल रहे हैं। सो वी कैन राइट वी हैव मोल्स इक्वल्स y। So
इसके मोल्स इनटू इसका n फैक्टर 1, क्योंकि एक के लिए एक ही चाहिए, सो n फैक्टर इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू फर्दर जो लगा है दैट इज ओनली 5 ml, तो 5 अपॉन 1000 वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलरिटी 1/20 इंटू n फैक्टर 2। तो यहां से सॉल्व किया तो y इज कमिंग 5 अपॉन 10,000, तो दैट्स इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे x भी मिल जाएगा। सो यहां से फ्रॉम 1 and 2 we can get x equals it will be 20 upon 10,000 आ जाएगा। अब ये दोनों आ गया तो NaOH का अगर पूछ रहा है स्ट्रेंथ बताओ, तो दैट इज इस तरह का काम हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ था। इसके मोल्स मालूम है, फर्स्ट में इनफैक्ट सेकंड में भी ऐसा ही कुछ किया था। इसके मोल्स हैं बट ये मोल्स 25 ml में है, तो लीटर में पूछ रहा है तो 1000 ml में निकालना है, तो इंटू 1000/25 ये तो मोल्स हुए। लेकिन अगर मास पूछ रहा है तो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 40, सो दैट विल बी कमिंग 3.2 ग्राम पर लीटर। दैट्स वन पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर हम लोग Na2CO3 की बात करें तो इसके भी मोल्स मालूम है 5 अपॉन 10,000, ये लेकिन 25 ml में थे, तो 1000 ml में इंटू 1000/25 इसका मॉलिक्यूलर वेट 106। इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग 2.12 ग्राम पर लीटर एंड दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 था ये एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोग वॉल्यूमेट्री का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है अलॉन्ग विद दीज मैनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसको हम लोग एंड कर रहे हैं। बट बीच बीच में मैं कभी कभी सम गुड क्वेश्चंस, कोई अच्छा कंसेप्ट लगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा, कोई अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा जिसमें 2-3 कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा जिसको देख के लगा कि नहीं ये क्वेश्चन बच्चों को बताना चाहिए, तो आई मे ऐड सम मोर वीडियोज रिलेटेड टू जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर। आपको अब मैं दिखा दूं कि कंप्लीट लिस्ट जो अपनी थी वो हम लोगों ने कवर कर ली है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशंस की बात की थी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल टाइट्रेशन कवर किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक कवर कर लिया था, और आज हम लोग कवर कर रहे हैं डबल टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन एंड दैट एंड्स द चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। होप यू आर enjoying these videos. Put your comments and feedback in the comment section definitely. So I'd love to hear you all. That's all for today's lecture. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो YouTube पे लाइक का बटन दबाएं और हाँ अपने डाउट्स एंड फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। फॉलो द प्लेलिस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द रिमेनिंग वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू एंड टेक केयर।